नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, गपशप और कानाफूसी पर। तो ब्यूरोक्रेसी में बड़े सारे परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत सारी हलचलें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। अपने यहाँ पर एक गाना आया था कि सावन का महीना और पवन करे शोर, लेकिन उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में इन दिनों अगस्त का महीना शोर किए हुए है। यानी कि ये जो महीना चल रहा है अगस्त का, इसको लेकर बहुत शोर मचा है, इसलिए कि कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती होने वाली है और यूपी में ये पद टॉप लेवल के पद माने जाते हैं। यानी कि ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पद हैं। चीफ सेक्रेटरी के बाद राजस्व परिषद का जो पद है अध्यक्ष का, वो बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है और उस पर नई तैनाती होने वाली है। मात्र एक रिटायरमेंट से यूपी के शीर्ष स्तर पर काफ़ी बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। इसी अगस्त महीने में 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं रजनीश दुबे, वो रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह यूपी के 3 अफसरों के नाम इस समय इस रेस में शामिल हैं इस कुर्सी के लिए, जो रेवेन्यू बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए जाएंगे। हालांकि रजनीश दुबे अभी 30 तारीख को रिटायर होंगे, लेकिन उसके पहले सरकार में और ब्यूरोक्रेसी में, सत्ता के गलियारों में इस बात को लेकर हलचल है, चर्चा है कि अगला राजस्व परिषद का चेयरमैन कौन होगा। ये खाली एक राजस्व परिषद के चेयरमैन की बात नहीं है, चूँकि मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी हो चुके हैं। 1988 बैच के वो इकलौते सबसे वरिष्ठ अफसर उत्तर प्रदेश में बचेंगे। रजनीश दुबे रिटायर हो रहे हैं, तो अब खाली उनके नीचे 89 बैच आता है। 89 बैच में से ही किसी न किसी को रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बनाना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 89 बैच में उत्तर प्रदेश में 5 आईएएस अफसर हैं, जिसमें देवेश चतुर्वेदी और एसपी गोयल, ये 89 बैच के ये भी हैं, लेकिन ये दोनों केंद्र में जा रहे हैं। तो 5 में से जब 2 निकल गए तो 3 बचे, जिसमें अनिल कुमार, दूसरा मनोज सिंह जो वन और पर्यावरण के एसीएस हैं, तीसरा मोनिका एस गर्ग। ये 3 नाम हैं जिनमें से किसी एक को रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बनाना है। रेवेन्यू बोर्ड चीफ सेक्रेटरी के समकक्ष लेवल का पद है। जो लोग मुख्य सचिव नहीं बन पाते, वो सोचते हैं कि राजस्व परिषद का चेयरमैन कम से कम बन के रिटायर हुआ जाए। उनकी नौकरी में एक गरिमापूर्ण स्थान ये माना गया है और वहाँ पर इंडिपेंडेंट अधिकार भी बहुत हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये दर्शाती हैं कि इस पद की खातिर एक बड़ी रेस चल रही है। अब आपको बताऊं कि ये तीनों नामों में खासियत और इनके सामने चुनौती क्या है। जो मनोज सिंह हैं, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इनके साथ अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। दिसंबर में इनका रिटायरमेंट है। तो आज जब हम अगस्त में खड़े हैं तो दिसंबर यानी कि 4 महीने बचता है। तो सरकार ऐसे में 4 महीने के लिए उनको रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बनाएगी, इस पर थोड़ा संशय है। एक दूसरी चर्चा ये भी है कि मनोज सिंह इस पद पर जाने के लिए बहुत इच्छुक भी नहीं हैं। वो वन विभाग में ही संतोष महसूस कर रहे हैं। अब दूसरा नाम आता है मोनिका गर्ग का और तीसरा नाम अनिल कुमार का, जो अनिल कुमार इस समय होमगार्ड विभाग के एसीएस हैं और रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर भी हैं, राजस्व परिषद में मेंबर भी हैं। मुख्य सचिव, राजस्व परिषद का अध्यक्ष, एपीसी, आईडीसी, 4 बड़े पद माने गए हैं ब्यूरोक्रेसी में। 2 पद तो जो है मनोज कुमार सिंह के पास है, चीफ सेक्रेटरी का और आईआईडीसी का। राजस्व परिषद खाली हो रहा है और अनिल कुमार चूंकि राजस्व परिषद में मेंबर हैं इस समय, तो उन्हीं को नया चेयरमैन बना दे। ये मैं आपको एक संकेत दे रहा हूँ, ये भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन कयास जो होते हैं वो सच साबित भी होते हैं। तो 1989 बैच के आईएएस अफसर अनिल कुमार, जो इस समय एसीएस होमगार्ड हैं, वो रेवेन्यू बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए जा सकते हैं और उनके पास लंबा समय है, मई 2026 तक का,
2 साल के लगभग वो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। तो ये जो रेस है वो 89 बैच के ही अफसरों के बीच है और सरकार के सामने विकल्प सीमित है। लिहाजा इन 3 में से जो 2 नाम बचते हैं, अनिल कुमार और मोनिका गर्ग, उसमें अनिल कुमार का पलड़ा भारी है और अगले राजस्व परिषद के चेयरमैन अध्यक्ष अनिल कुमार बनाए जा सकते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी से ही जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि देवेश चतुर्वेदी का केंद्र सरकार में इम्पैनलमेंट हुआ, फिर एनओसी मिली और अब उनको तैनाती भी मिल गई। वो अब केंद्र सरकार में कृषि सचिव बना दिए गए हैं। लेकिन उनकी जाते ही उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, बहुत जगहें खाली हो जा रही हैं, क्योंकि देवेश चतुर्वेदी के पास 3 महकमों के बहुत बड़े चार्ज थे। वो एपीसी भी थे उत्तर प्रदेश में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, इसके अलावा अपर मुख्य सचिव नियुक्ति, अपर मुख्य सचिव कृषि, ये 3 बड़े विभाग देवेश चतुर्वेदी के पास थे। यूपी में एक बहुत हाई लेवल पर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव होगा और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में आने वाले सप्ताह में आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे और इस परिवर्तन में बहुत सारे लोगों को मौका भी मिलेगा। दूसरा और बड़ा परिवर्तन इस वजह से भी होगा कि देवेश चतुर्वेदी के साथ ही मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, वो भी लाइन में हैं केंद्र सरकार में जाने के। उनकी पोस्टिंग का इंतजार हो रहा है। गोयल की जगह भाई संजय प्रसाद तो आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि गोयल साहब के वो उत्तराधिकारी के तौर पर पंचम तल में बहुत समय से काम भी कर रहे हैं। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के भरोसेमंद भी हैं, उनके करीबी भी हैं। तो एसपी गोयल के जाने के बाद नागरिक उड्डयन जैसा महकमा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जैसा एसीएस जैसा महकमा, वो संजय प्रसाद के पास आ जाएगा। लेकिन यूपी का अगला एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर यानी कि एपीसी, कृषि उत्पादन आयुक्त, कौन बनेगा, इस पर सबकी निगाह है। और इस निगाह में 89 बैच की ही मोनिका गर्ग का नाम काफ़ी आगे चल रहा है, क्योंकि सरकार मोनिका गर्ग को संभवतः रेवेन्यू बोर्ड नहीं भेजना चाहती है। ऐसे में एक ही विकल्प बचता है कि मोनिका गर्ग उत्तर प्रदेश की नई एपीसी बनाई जा सकती हैं और वो 89 बैच की हैं और उनकी नौकरी अगले साल 2025 के अप्रैल तक है। तो अब 89 बैच तो पूरा लगभग ऑक्युपाइड हो जाएगा। 3 अफसर हैं, मान लो एक रेवेन्यू बोर्ड चला गया, एक एपीसी बन गया, एक को मुख्यमंत्री कुछ बनाएंगे नहीं मनोज सिंह को, तो फिर 90 बैच आता है। और 90 बैच में भी ज़्यादा विकल्प नहीं है, सिर्फ 2 नाम हैं। एक तो हिमांशु कुमार हैं और दूसरा है दीपक कुमार। 90 बैच में सरकार के पास और जो अफसर हैं उसमें नितिन रमेश गोकरण, वो सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, यानी कि अगले महीने, तो उनको कोई नया चार्ज देगी नहीं सरकार। जितेंद्र कुमार हैं, उनसे सरकार बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों नाराज़ है। जितेंद्र कुमार पिछले 5 साल से सामान्य प्रशासन में पड़े हुए हैं। 2 लोग ठीक चल रहे हैं उसमें, एक हो गए हिमांशु कुमार जो ग्राम विकास में है और दूसरे दीपक कुमार जिनके पास गृह सचिव का भी चार्ज है। ये 2 लोगों पर सरकार आएगी ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दीपक कुमार के पास ऑलरेडी बहुत बोझा है। वो एसीएस गृह हैं, वित्त विभाग के एसीएस हैं, माध्यमिक शिक्षा के एसीएस हैं। अब उनको एपीसी बनाएगी सरकार, 89 बैच को क्रॉस करके, इसकी संभावना नहीं है। अच्छा, दीपक कुमार के पास 2026 तक नौकरी है, तो मोनिका गर्ग 25 में रिटायर हो जाएंगे अप्रैल में, उसके बाद उनका नंबर आ सकता है। तो ये भी साफ है। तो ये ब्यूरोक्रेसी में जो नया समीकरण बना है उसमें देवेश चतुर्वेदी के एक पद पर तो मोनिका गर्ग जा सकती हैं, लेकिन नियुक्ति सचिव और कृषि सचिव का ढूंढ पाना सरकार के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। दीपक कुमार ऑलरेडी इतने बोझे से लदे हुए हैं, और अगर नियुक्ति सचिव भी बना दिए गए तो ये कहा जाएगा भाई मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, नियुक्ति सचिव का सब एक ही जाति के होंगे।
ये भी सब चीज़ें यहाँ चलती हैं। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति बनी है। अफसर उत्तर प्रदेश में है नहीं, सरकार लावे कहाँ से, पैदा कहाँ से कर देगी। जो दिल्ली गया है वो यहाँ लौटना नहीं चाहता है। गिनती के प्रमुख सचिव बचे हुए हैं, एक एक को 3-3 4-4 चार्ज दिया गया है। और जो दागी हो गया एक बार, वो 5-5 साल से संट किनारे पड़ा है, उसको लौटने नहीं है। अब आप सोचिए कि कुछ ऐसे हैं जिनकी किस्मत पर ताला मार दिया गया, और कुछ ऐसे हैं जो काम के बोझ तले लदे हैं, वो पब्लिक से भी नहीं मिल पाते, अपने विभागों के साथ कितना न्याय कर पाते होंगे। बड़ी अजीब सी विचित्र सी स्थिति बन गई कि दुनिया का बहुत बड़ा प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, और अधिकारियों का टोटा है। जितना बड़ा प्रदेश उतने कम अधिकारी। सरकार काम कराए तो किससे कराए, प्रमुख सचिव बनाए, एसीएस बनाए तो किसको बनावे। ये बड़ी विचित्र स्थिति बनी है। अब देखिए क्या निर्णय होता है। अब बात जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के दावों की। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करा रहे हैं जो सरकार की नाक के नीचे लखनऊ में बैठकर अफसरों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है, और ये बताता है कि वो बेखौफ हैं, वो दोनों हाथ से पैसे लूट रहे हैं और उनको सरकार का कोई डर नहीं है। बात उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की है और उसकी साख की है, जो पहले ही मुख्यमंत्री की नज़रों में खराब थी, लेकिन इसके बावजूद उनके इंजीनियर घटिया काम करने से, भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इंजीनियरों के जो भ्रष्टाचार की छाप है उसको मिटाने की जिम्मेदारी एमडी योगेश पवार ने खुद ले रखी है, क्योंकि चारों ओर से जब माल हलोर रहे हो तो फिर जिम्मेदारी भी सब पाप को ढकने की तुम्हारी हो जाएगी। यूपी आरएनएन का मामला इतना हैरान करता है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। बात उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम की है, जहां पर इंजीनियरों ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। यानी कि उन्होंने केडी सिंह बाबू के नाम को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी नहीं बख्शा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम के ऊपर 50 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के लिए, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाने के लिए, ट्रैक बनाने के लिए। आजकल आप जानते हो मंत्री जो जैसे काम आता है उसके साथ ठेकेदार भी भेज देते हैं। अब पीडब्ल्यूडी का उपक्रम है यूपी निर्माण निगम, जिसको इस स्टेडियम में काम करने का ठेका दिया गया। और पवार साहब की आप देखिए कि ना कोई टेंडर ना फेंडर, और वही डीसीयू पैटर्न पे सरकार की आंख में धूल झोंक कर काम कराया जा रहा बिना टेंडर के अपने चहेते ठेकेदारों से। ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसका काम अधूरा है, उसमें सीपेज आ रहा है, पानी में गंदी मिट्टी और बालू आ रहा है, और पैसा पूरा खर्च हो गया। 20 करोड़ से ज़्यादा रुपया योगेश पवार के इंजीनियरों ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम के तरलताल स्विमिंग पूल में लगा दिया, खा गए। अब मरम्मत कैसे हो, हैंडओवर कैसे हो, मरम्मत के लिए पैसे नहीं बचा, इंजीनियर खा के निकल गए, और योगेश पवार साहब डकार मार के बैठे हैं। जब लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब निरीक्षण करने गई तो उन्होंने देखा कि ट्रैक टूटा हुआ है, स्विमिंग पूल घटिया बना है। उन्होंने एफआईआर कराने के निर्देश दिए इंजीनियरों और ठेकेदारों पर, लेकिन यूपी आरएनएन के एमडी योगेश पवार ने कोई कार्रवाई नहीं की, अपने इंजीनियरों को बचा लिया। जो यहाँ पर तैनात थे मनींद्र श्रीवास्तव, उनको अयोध्या का जीएम बना दिया और बड़ी इनाम दे दिया, बहुत महत्वपूर्ण तैनाती दे दी। तो भ्रष्टाचारियों के संरक्षक पिछले 2 साल से योगेश पवार यूपी आरएनएन में बने हुए हैं। काम पूरा हो न हो, शोर चाहे जितना मचे, खा पी के मामला बराबर कर दो, चाहे कमिश्नर चिल्लाए, चाहे मीडिया, चाहे अखबार में छपे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है, पैसा हजम हो चुका है और लोग मौज कर रहे हैं। इंजीनियर स्टेडियम का भ्रष्टाचार
खुलेआम हर चीज़ की गवाही दे रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं। सब कुछ ऊपर से नीचे तक सट है। तो जब सरकार की नाक के नीचे इस तरह के भ्रष्टाचार होंगे और बिना टेंडर के, बिना जेम पोर्टल के, बिना ई टेंडरिंग के काम ठेकेदारों को मनमाने तरीके से दिए जाएंगे तो मोटा माल और कमीशनखोरी भी होगी, और उसी का नतीजा है ये सब घटिया निर्माण, टूटी फूटी चीज़ें। कमिश्नर तो देखा ही हैं, खेल मंत्री भी देख लें, और योगेश पवार तो सब जान ही रहे हैं। तो जब सरकार की नाक के नीचे ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये लखनऊ के बाहर क्या करते होंगे, इसका अंदाज़ा लगाइए। सरकार के ये दावे झूठे साबित कर रहे हैं कि सारे काम टेंडरों से होते हैं, खुली निविदा से होते हैं, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति टेंडर डाल सकता है, ले सकता है। ये सब यूपी आयरलैंड में नहीं चलता, ये सब केडी सिंह बाबू स्टेडियम में नहीं चला है, ये सब फ्रॉड किया गया है और इंजीनियरों ने मिल के किया है, बिना टेंडर के काम बांटे हैं। इनको सजा होनी चाहिए। यूपी आयरलैंड के एमडी का बहुत जल्दी रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले वो कई पुश्तों के लिए इंतजाम कर लेना चाहते हैं। अब ये सब ईडी सीबीआई पता नहीं कहाँ सोई रहती हैं, इन लोगों का कोई हाल खबर नहीं लेती। भैया करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया कमा के बैठे हो, कहाँ जाएगा। फिलहाल ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस समय पीडब्ल्यूडी में कोई मिनिस्टर नहीं है, अफसरों के हाथ और खुल गए हैं, वो और बेखौफ हो गए हैं लूटने में। अब सरकार चाहे तो इन पर कोई कार्रवाई करे, और नहीं तो आंख बंद करके जब मूंदो आंख कहूँ कुछ नहीं, बैठे रहो। लूट रहा है लूटने दो, जो चिल्लाए उसी को चुप करा दो। ये परंपरा, ये व्यवस्था न्यायिक, नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ दावे किए जाते हैं तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो नंगी आंख से दिख रहा है, जो अखबार में छप रहा है, जो टीवी मीडिया दिखा रहा है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर वो भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा, तो खाली अफसरों की रिपोर्ट, अफसरों के बयान और गांधी जी की सेवा ही क्या सर्वोपरि रहेगी हमेशा। चलिए अब एक और आपको दिलचस्प खबर बताते हैं, वो भी यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी महीने में सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यूपी के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, जो अपने विभागों को लेकर आए दिन गाए बगाए उनका दर्द छलकता रहता है, गाए बगाए सोशल मीडिया पे आवाज़ उठती है कि मतभेद हैं तीनों शीर्ष बड़े नामों में। उन विरोधाभासी खबरों और चर्चाओं के बीच एक नई खबर ये है कि आने वाले वक्त में दोनों डिप्टी सीएम के हिसाब से मनचाहे अफसर उनको दिए जाएंगे। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों के भी विभागों का ध्यान रखा जाएगा। जो अभी तक ये शोर मचता था सोशल मीडिया पर कि भाई शीर्ष स्तर पर मतभेद बहुत गहरा है, लेकिन अब वो मामला कयासों तक ही सीमित रहा, उसमें सच्चाई ज़्यादा निकली नहीं। वो शोर अब ठंडा पड़ चुका है। यूपी में शीर्ष स्तर पर जो राजनीतिक खींचतान की खबरें हैं, जो कामकाज को लेकर तनावपूर्ण माहौल रहता था, अब उसको आसान और सरल बनाने पर सहमति दिखाई पड़ने लगी है। चर्चा यह है कि दोनों डिप्टी सीएम को उनके हिसाब से नए प्रमुख सचिव अधिकारी दिए जाएंगे। ये अधिकारी बदले जा सकते हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इन दोनों के लिए भी काफ़ी गुंजाइश है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यालय में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ अधिकारी पंचम तल में जाने की तैयारी में हैं। इस पर भी हम आपको प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ब्रजेश पाठक के विभाग में उनके प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा। पार्थसारथी सेन शर्मा के पास दोनों बड़े विभाग हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा। उनकी छवि को देखते हुए सरकार कोई उनको और बड़ा विभाग देने जा रही है। चर्चा यहाँ तक है कि पार्थसारथी सेन शर्मा को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव बनाया जा सकता है, क्योंकि एसपी गोयल के जाने के बाद वहाँ पर एक और प्रमुख सचिव की तैनाती की संभावना महसूस की जा रही है। चर्चा ये भी है
कि दीपक कुमार भी पंचम तल में जा सकते हैं या उनको गृह विभाग से मुक्त किया जा सकता है। पार्थसारथी सेन शर्मा पहले भी मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक बार रह चुके हैं और 2027 के चुनाव को देखते हुए सरकार ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी बड़े फेरबदल कर रही है। जितेंद्र कुमार काफ़ी समय से संट पोस्टिंग पे हैं, किनारे किए गए हैं। हो सकता है कि उनको मुख्य धारा में कोई छोटा मोटा पद देकर कहीं समायोजित किया जाए। इसी तरह से कुछ और भी अफसरों की सरकार खोज खबर ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोनों मुख्यमंत्रियों की है, जो लगातार ये बात उठती रहती है जिनके किसी न किसी कोने से कि अफसरों के नाते ठीक से वो काम कर नहीं पा रहे हैं। पावर सेंटर में ये जो कहानियां हैं, इनमें बहुत कुछ चीज़ें आने वाले सप्ताह में वक्त में आप देखेंगे कि कहां कहां कितने बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। बस थोड़े दिनों का इंतज़ार है। वैसे यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि नेता के पास समय कम होता है। मंत्री 5 साल के लिए आता है, अफसर 40 साल के लिए आता है। अफसर के सामने कई बार मंत्रियों को झुकना भी पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, अपना काम कराना है, जनता के बीच माहौल भी बनाए रखना है। और दूसरा जो बैठा है सबका मालिक एक चीफ मिनिस्टर, उससे भी जाके हरदम शिकायत नहीं कर सकते, तो बीच का मध्यम मार्ग अपनाते हैं, भैया किसी तरह से गाड़ी चलती रहे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कई बार तो नेताओं को अफसरों से डरना भी पड़ता है, और अगर शीर्ष लेवल से उसको भरोसा हासिल हो गया तो मंत्री लाख कूदे चिल्लाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, वो अपनी व्यवस्था में चलता रहेगा नियम कानून के मुताबिक। तो बीजेपी में देखिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जैसे सरकारी नौकरी होती है वैसे बीजेपी के मंत्री हैं कि करते भी रहेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, और तकलीफ भी बताते रहेंगे कि परेशानी भी बहुत है। तो ये एक इनबिल्ड समस्या बन चुकी है भाजपा की सरकार में। बहरहाल जाते जाते पावर सेंटर में मुनव्वर राना के आज इस हालात पर बहुत मौजूद लाइनें हैं, वो शेर हैं, सुनिएगा कि इस इम्तिहान से सबको गुजरना पड़ता है और मेरी कहानी में हीरो को मरना पड़ता है। हमारे शेर समझना कोई मजाक नहीं जनाब, कच्चे कुएं में उतरना पड़ता है और सरकारी तंत्र भी तमाशा है मदार शाह का, यहाँ पे शेर को भी बकरी से डरना पड़ता है। नमस्कार।